अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो एक संगीन नौयत पे हैं और ज़ाहिर है हर मामले में हम देख रहे हैं कि मुश्किल नज़र आ रही है। इस हुकूमत ने जाना है, मुद्दत ख़त्म हो रही है, मुद्दत पे चले जाएंगे, लेकिन फिर आने वाली हुकूमत कब आएगी, कब इंतखाबात होंगे, ये सवाल सबके ज़बान पर है। और ये सवाल का जवाब शायद हमारे वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं उनके पास भी नहीं है, शायद उनसे ऊपर के जो हैं उनके पास भी नहीं है। लेकिन ये इंतखाबात किस तरह जाएंगे, किस तरफ होंगे, कैसे इन मामलात का हल निकाला जाएगा, साथ साथ निगरान सेटअप के ऊपर बार बार जो नाम सामने आ रहे थे। अब सुना है कोई साबिक जज है जो कि हमें पता है कौन है, लेकिन हम क्यों बताएं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी ओपनिंग नहीं करूंगी क्योंकि आप खुद साबिक जज रहे हैं सर। तो मैं नहीं हूँ। आप नहीं है सर, आप नहीं है। चले आपका जिसको शो पे बुला लें, जिसका नाम ले लें, वो तो बिल्कुल नहीं होता। तो सिद्दीकी साहब फिर आपका तो नाम नहीं है। तो ये साबिक जज और बात हो रही है हफीज शेख की, आपको क्या लगता है कोरा किसके नाम निकलेगा? देखें जी, अगर मेरी तो राय पे अगर होना हो तो ऑब्वियसली मैं तो जो नाम चल रहा है जुडिशरी से, आई विल गो फॉर हिम। क्योंकि हफीज़ शेख साहब को तो हम बहुत दफ़ा आजमा चुके हैं, उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं और उनके हवाले से जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे भी हम वाकिफ़ हैं। जो नाम बहरहाल जुडिशरी से है वो बड़े एक अपराइट जज हैं और बड़ी एक वेल रेप्यूटेड जज हैं, दिलेर जज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक वो लिमिट्स हैं उससे बाहर वो नहीं जाते। तो अल्लाह करे वो हो जाए। लेकिन मगर मेरी बात सुने कि ये जो मामलात इस वक्त नजर आ रहे हैं कि ये आपने कहा बड़े अपराइट हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा साहब। पलवाशा ने ज्वाइन करना था और हम उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं जाना है, फोन पे हमारे साथ है। थैंक यू पलवाशा, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जज पे नाम पर आ जाते हैं पलवाशा साहबा, क्योंकि ये जो जज का नाम सर्कुलेट हो रहा है कि एक साबिक जज का नाम है और जिस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि बड़े अपराइट हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स उनके हाई हैं और वो रूल ऑफ लॉ को बड़ा मानते हैं। तो ऐसे आदमी का पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बनने का क्या आपको लगता है, इसमें कुछ हो सकेगा कि वाकई कोई अपराइट हमें मिलेगा? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपसे माजरत करूंगी, मैं थोड़ी सी जल्दी में थी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका शो पूरा करूंगी। बट द थिंग इज के अभी तो देखिए इधर बहुत से नाम सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये किसी को इल्म नहीं कि कौन सा नाम वो है जो फाइनली हल्फ उठाएगा प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जो भी हो वो एक मुतफिका नाम हो और एक अपराइट नाम हो और ऐसा नाम हो जो इस मामले से जिसके ऊपर ये अमानत जो है और ये जिम्मेदारी दी जा सके। जितनी अपराइट इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उतने ही अपराइट होंगे। 112 बिल मंजूर किएंगे 50 एक दिन में, 50 एक दिन में, जाते जाते 112 बिल आप लोग मंजूर कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो उतने ही अपराइट होंगे। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये लेजिस्लेशन इसमें से बहुत सी ऐसी है जो कैसे नहीं होनी चाहिए थी। इस पर हमने खुल के बात भी की है, लेकिन मतलब उस पर आप लेजिस्लेशन की क्वालिटी पे जो है वो बात नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, जिस तरीके से उजलत है उस पर हमें भी था एतराज। लेकिन इस बहरहाल लेजिस्लेशन तो इस तरह पहले भी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को एक जो है दयानतदार प्राइम मिनिस्टर ना मिले। लिहाजा उम्मीद यही करनी चाहिए कि ऐसा नाम हो जो सबको काबिल कबूल हो, जो इस मुल्क में इस वक्त इंतशार है और जो इस मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है पिछले कई साल से, उसको समेट ले और इसको एक सिम्स में ले जाए जब तक कि इलेक्शन कॉल ना हो जाए। अच्छा, मैं एक मिनट, अगर आप एक मिनट साथ रहे तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी कि उनसे भी जरा मुस्तफीद हो जाए, उनकी राय से भी। ये इतने अपराइट और मॉरल जज की जो बात हो रही है लाने की निगरान सेटअप में, मुस्तफा साहब आपको वाकई लगता है कि मॉरल अपराइट रूल ऑफ लॉ को मानने वाले की जगह रहेगी कि पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम के हवाले से? जगह रह तो नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो हायर वैल्यूज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड की है, और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं बतौर जज। इनका जो रवैया था, इनका जो किरदार था वो एग्जेम्पलरी था। मकबूल बाकर साहब का गालिबन नाम चल रहा है। मेरे से ज़्यादा सिद्दीकी साहब वेल प्लेस्ड हैं उनके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ उनकी जो आउटगोइंग स्पीच थी, जो उन्होंने जब उनका जुडिशल रेफरेंस था, तो मेरी नज़रों से वो उनकी स्पीच गुजरी थी और उस स्पीच में उन्होंने वो तमाम बातों की वजाहत भी की थी और वो नुक्ते उठाए भी थे कि जो दौर हाज़र में हमें जिन चैलेंजेस का सामना है। एज लॉन्ग एज देयर इज
नोबडी कंट्रोवर्शियल। अब जिस तरह अगर डार साहब का नाम सामने जब आया था तो हम सब ने उसके ऊपर अपनी एक राय का इजहार किया जी कि ये तो न्यूट्रलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और उनके होते हुए इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। तो एटलीस्ट आदमी कोई भी हो, मकबूल बाकिर साहब एक अच्छा नाम है, आदमी कोई भी हो, इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस तरह के आदमी की मौजूदगी में इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे 2018 में, वो जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब थे, और वो भी एक बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन थी एज चीफ जस्टिस भी और एज प्राइम मिनिस्टर भी। और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में इतना कुछ होता नहीं है, असल तो इलेक्शन ECP ने कराने होते हैं, लेकिन अगर रूलिंग कोएलिशन कोई ऐसा नाम सामने लेकर आएगा कि जिसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर पहले से ही शुकूक व शुबहात हों, तो फिर इलेक्शंस के ऊपर इस माहौल में सवाल उठना मुनासिब नहीं होगा, जहां पर हमारी सोसाइटी ऑलरेडी पोलराइज्ड है, जहां पर हम एक दूसरे से बहुत माशरे के अंदर दूर जा चुके हैं, ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, और एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस माहौल में एक न्यूट्रल आदमी हो तो बेहतर। न्यूट्रल आदमी की बात कर रहे हैं क्योंकि एक संगीन मामलात हैं, लेकिन जो मजाक है वो तो इंसाफ का आपने भी देखा है किस तरह बनाया गया, आप उसके जाहिर है उसके रिसीविंग एंड पे रहे हैं। एक मजाक सियासत में भी बन रहा है, और एक मजाक का हिस्सा पार्टियां भी हैं जो कि एहतजाज कर देती हैं जब बिल आता है, लेकिन उसमें पूरे में बैठती हैं, उसको प्रूव भी करती हैं, लेकिन एक धुएंधार स्पीच जरूर आती है। तो ये तजाद क्यों है? और अगेन मैं आऊंगी, जैसे उन्होंने अपना नाम ले लिया मकबूल बाकर साहब का, तो इनके नाम पर आपको पता है क्योंकि ही इज अ प्रो डेमोक्रेसी एंड यू नो उनकी बड़ी एक जज्बात है, लेकिन जो हमारा सेटअप है क्या उसकी इजाजत देगा कि वो आए? देखिए जी, सेटअप को गुंजाइश बनानी पड़ेगी इस तरह के लोगों को, और अगर आप क्या जो है, अगर इस लिहाज से आपकी आइडियल जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर तो ये मुल्क नहीं इस तरीके से चलने लगा। फिर तो जाहिर है इस मुल्क में ना मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत है किसी को, और ना ही आइन को मुअत्तल करने की ज़रूरत है। तो हमें इस तरह के लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उनकी मिन्नत करके आगे लाना पड़ेगा, और तब ही जाके हम किसी सही सिमत में जो है वो जा सकते हैं। एक अभी आपने क्वेश्चन किया था मोहतरमा पलवाइशा खान साहिबा से कि ये लेजिस्लेशन के हवाले से, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल होती है, और आप उन 5 साल के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस आप 5 साल में से 4 साल 10 महीने जो है वो खामोश रहें, और आखिरी 2 महीनों में आपको मखसूस हालात के तनाज़र में तरह तरह की लेजिस्लेशन करना शुरू कर दें, उसमें ना बुनियादी हकूक़ की बात हो, और उसमें जो कुछ भी पहले जो झिझक होती थी हमारे मखसूस अदारों को कोई काम करते हुए, कोई चीज़ स्टेप लेते हुए, उस झिझक को ख़त्म कर दिया, उनको आपने लाइसेंस टू किल दे दिया। मेरी इसमें एक बड़ी ऑनेस्ट एक राय मैं रखता हूँ इस हवाले से कि देखें, कोई भी पार्टी जो इलेक्शन में जाती है उसको उसका ये मैनिफेस्टो में एक चीज़ होनी चाहिए कि जी कि ये पाकिस्तान में क़वानीन हैं, इनके अंदर ये सुकम है, हमें ये मैंडेट दें कि हम इस सुकम को दूर करें। नंबर 1, नया कानून कौन सा बनना चाहिए वो होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट रिक्वायर। देखिए, मेरा अगर मैंडेट नहीं है किसी, मसलन मैं ये कहता हूँ कि आपको फ़ौज को ये कारोबारी छूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं या इसलिए आपको वोट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा वोट लेकर आप वही काम करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे साथ जो है वो धोखा किया है, क्योंकि मैंने इस बात के लिए आपको अपना वोट नहीं दिया था, मैंडेट नहीं दिया था। तो इसलिए कानून साजी करने के लिए जो है ये कोई बिल्कुल बच्चों वाला तो काम नहीं है कि आप ना प्रॉपरली किसी चीज़ के ऊपर डिबेट करवाएं, ना प्रॉपरली किसी चीज़ को इशू को हाईलाइट करें। कानून साजी मुल्क में होती है, आप इंटेलिजेंसिया से के ऑब्जेक्शंस उसके ऊपर लेते हैं, आप सिविल सोसाइटी को उसमें राय में लेते हैं, फिर उसके बेस करते हुए सिद्दीकी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, लेकिन देखें ना, अब वो बार बार बात हो रही थी JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा धुआंधार स्पीच की, और देखें उन्होंने इसके खिलाफ बोला, इसके खिलाफ बोला, फिर उनको ये शटअप कॉल इस तरह दी गई कि देखें जी आपके अपने असद महमूद साहब बैठे थे इस मीटिंग में, तो उन्होंने क्यों नहीं एतराज उठाया। तो ये भी तो बुनियादी बात है ना कि आप खुद पहले तो आप लोग राजी हो जाते हैं, फिर आपको नाराजगियां भी होती हैं, ये कोई पब्लिक इमेज के लिए करते हैं?
देखिए ये अपनी मेरा ये ख्याल है कि जब एक पार्टी की बेस के ऊपर कोई डिसीजन हो जाए पार्लियामानी पार्टी का, फिर उसके मुताबिक ही सबकी राय होनी चाहिए। ये मेरे भाई माशाल्लाह ये पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, ही नोज, इनको सारी चीज़ों का पता है। जिस तरह इस दफ़ा मजाक बना है लेजिस्लेशन का, ये मैं नहीं समझता कि इस तरह का मजाक कभी मार्शल लॉ के अदवार में भी हुआ कि वो जब उनको लेजिटिमेसी देनी पड़ी और उस तरह से हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। ठीक है, तकलीफदेह बात है। पलवाशा साहबा, क्योंकि नाम ले लिया है मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, तो मैं इनके ऊपर, इनकी कंधे पर रख के बंदूक चलाऊंगी, क्योंकि आप जो जज का, साबिक जज का नाम है, क्या वो मकबूल बाकर साहब का नाम है और क्या पीपल्स पार्टी ने दिया? क्योंकि उमूमी तौर पर तो लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नाम ही तजवीज नहीं किया, तो ये नाम कहाँ से है? बारात में नाम अच्छा आ गया, मगर वो फिर भी कोई कह तो नहीं रहा ना। नहीं है और मेरे बात नहीं है कि कोई नाम पीपल्स पार्टी ने दिया है, लिहाजा मैं इस पर कोई आपसे हतमी बात नहीं कर सकती। और बात यह है कि नाम तो सब पार्टी देने की मजाज है, लेकिन इस पे इतफाक होता है, बहुत से मरहले हैं, तो लिहाजा उन मरहलों से जो भी गुजरेगा और आखिर पहुंचेगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। अब मैं तो यही समझती हूँ कि चूंकि ये अब इतना गैर मामूली हालात हैं इस मुल्क में रहे हैं और अभी भी हैं, पिछले कुछ सालों से हैं और फिर 14 महीने पिछले गुजरे और अभी भी हैं, ये गैर मामूली हालात हैं, इनको हम किसी तरीके से आम पार्लियामानी साल भी नहीं कहा जा सकता, तो जाहिर है इसके लिए जो, लेकिन जिनको आप इख्तियारात दे रहे हैं निगरान वजीर आजम के अलावा, जिनको आप इख्तियारात देते हैं, उनको कोई इख्तियारात की जरूरत तो नहीं है। मतलब माशाल्लाह वो वैसे भी कानून से मुबर्रा ही हैं, तो उनको आप लेजिस्लेट क्यों कर रहे हैं? वो उनको क्या जरूरत है लेजिस्लेशन की? तो लेजिस्लेशन एक्चुअली में किसके लिए हो रही है? क्योंकि जो तासुर मिल रहा है उनको तो जरूरत ही नहीं है कवानीन की। नहीं, मुझे देखिए, हमने तो जो एडिशनल जिम्मेदारियां डाली हैं वो तो आने वाली जो हमारी जो भी होगी हुकूमत अबूरी उस पर डाली। ठीक है, वो बुरी हुकूमत जाहिर है, बाकी तो अगर कुछ होना है इस मुल्क में तो उसके लिए किसी की इजाजत। बिल्कुल सही कहा आप लोग, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया पलवाशा साहबा, आई विश यू वर हियर कि हम जरा मजीद इस पर मजे की गपशप लगाते। नाम तो कह रही है हमने नहीं दिया, तो किसने दिया ये नाम? अखबारात के अंदर चल रहा है। आज भी मैं किसी अखबार में देख रहा था कि ये लिखा हुआ था, वल्लाह आलम के किस हद तक दुरुस्त है नहीं है, सुनाई ना दे तो समझ लें कि नाम नहीं पता। ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ अखबारात में ये लिखा गया कि मकबूल बाकिर साहब का नाम और मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से आया। अब वल्लाह आलम कितना दुरुस्त है कितना दुरुस्त नहीं है, तो सुबह कुछ और नाम चल रहे होते हैं, शाम कुछ और नाम चल रहे होते हैं। तो हम तो सारा इस वक्त जितना वो बहस मुबाहिसा है वो सारा स्पेकुलेशन के ऊपर मबनी है। सिर्फ उसके अंदर इतना है कि हमें जो सबसे पहली जो चीज़ सामने रखनी चाहिए कि आइन का जो स्पिरिट है वो क्या कहता है, उसके ऊपर अगर हम एक नज़र डालें तो वो आइन बड़ा स्पेसिफिकली पाबंदी लगाता है कि निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उनकी न्यूट्रलिटी इस हद तक होनी चाहिए। उसको इंश्योर करने के लिए उनके अहलो अयाल के ऊपर भी पाबंदी है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी पाबंदी है कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो इस वजह से जो भी आदमी हो वो एक एटलीस्ट न्यूट्रलिटी का शुबा तो बरकरार रहे। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है वो हम सबको पता है कि फ्री एंड फेयर नहीं होने। सर, वो खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर आपके क्या आप इरशाद करेंगे? कुछ देखें, खान साहब को तो एक ज़ाहिर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के से कन्विक्शन प्रोनाउंस होने के बाद अरेस्ट किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब की बेल जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारे उसमें ये 3 साल की सज़ा को जो है हम इसको कहते हैं शॉर्ट सेंटेंस है। सेकेंडली ये है कि इसमें अल्टरनेट पनिशमेंट है या आप फ़ाइन भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सिंपल 1 लाख रुपए का फ़ाइन हो, दैट इज़ एंड ऑफ द डिसीजन। तो अब जिस तरीके से इन्होंने केस को लड़ा है, मतलब विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द लीगल टीम ऑफ इमरान खान साहब, अगर ये उस तरीके के वही बरकरार रखेंगे तो मैं समझता हूँ मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। अब स्ट्रेट वे कि आप सुप्रीम कोर्ट भागें या फिर हाई कोर्ट भागें, सिंपल सी बात है। अंडर सेक्शन 190 ऑफ इलेक्शन एक्ट आपको एक अपील का राइट है, 30 डेज़ के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं
और ये वाहिद केस है जिसमें 3 साल की सजा है, लेकिन इसके बावजूद ये डिवीजन बेंच ये केस सुनेगा। और फिर ज़ाहिर है सेक्शन 410 है हमारे CRPC की, उसके साथ फिर इस लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो जिस चीज़ को ये लॉ कैटर नहीं करता उस पे क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन ये एक केस नहीं है ना, वो ये सोच रहे हैं जो नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इस केस के तवातर से जब तक ये लड़ा जाएगा, इसकी अपील में जाएंगे, बाकी केसेस में चोर अब और बाकी केसेस में अंदर और बहुत सारी जो चीजें हैं ना जी, वो कॉन्सिक्वेंशियल है ना। मसलन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्सिक्वेंशियल है, ये ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्क्वालिफाई ये नहीं किया। अच्छा, अब इसी तरीके से वो जो बाकी केसेस हैं, अब उनकी जो प्री अरेस्ट बेल्स हैं, पिटिशंस मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेंडिंग हुई, वो इनफ्रैक्चुअस हो गई। अब इसमें अगर उनकी बेल हो भी जाती है तो से कि नैब के किसी केस में वो जो 190 पाउंड मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है, या बाकी कुछ केसेस हैं उसमें इनके अरेस्ट हो जाएगी। तो अब ये एक बार विशेष सर्कल चल पड़ा है। आप देखें ये कब खत्म होता है। तो वैसे रोजा तो खुल गया है ना, मतलब रोजा खुल गया, अवतार होगी। किसकी अवतार हुई है मुस्तफा साहब? क्योंकि अब खैर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट आपके सामने है, JUIF रनर अप है, आपके लीड आपकी PTI कह रही है, तो वो PTI के वोट बैंक को जो मुतासिर नहीं होना था कि पहले राउंड में वो पीछे थे, अब इस राउंड में वो आ गए हैं। तो क्या ये खान साहब की बेजा कुर्बानियों के बाद हुआ है? ये ऑफ कोर्स देखें, एक उनको खान साहब को अपोजिशन में होते हुए जिस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट जा रहा है वो बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में, एक आम आदमी की जो ज़िंदगी जितनी मुश्किल हुई है उसका सारा पॉलिटिकल बेनिफिट जो रेज है एक आम आदमी के अंदर, वो अपोजिशन को ही जाता है और खान साहब को जा रहा है। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये सारी बहस उनके केस के जो फाइनल लीगल पॉइंट्स हैं, डिटेल्स हैं, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें मेरे ख्याल में तो मायने नहीं रखती। इसलिए मायने नहीं रखती कि ना इन चीज़ों का कोई नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर कोई डिस्कस करने का कोई फ़ायदा था, ना जरदारी साहब के केस के अंदर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा था। द हाउस ऑलवेज विंस। 75 सालों से प्लॉट एक ही है, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। आज इमरान खान साहब जद पर हैं, तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जद पे थे, उससे पहले जरदारी साहब जद पे थे। तो बुनियादी तौर पे हमें जिस चीज़ को एड्रेस करना है वो अपने इस माशरे की फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है कि 75 सालों से जिसने इस मुल्क को कहीं नहीं पहुंचने दिया, कि ये मुल्क चलाना किसने है और चलाने का इख्तियार किसके पास है और वो इख्तियार किसने देना है। हमारे यहाँ अब प्री पोल रिगिंग, सारी दुनिया उससे वाकिफ है। 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब को लाने के लिए जिस तरह से वो प्री पोल रिगिंग की गई, जनूबी पंजाब महाज आपको याद होगा एक बना, अभी भी प्री पोल रिगिंग जारी है। ऑफ कोर्स देखे ना, जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल प्लेयर को, इमरान खान साहब जो मैं बात कह रहा था कि द हाउस ऑलवेज विन्स और प्लॉट हमेशा एक ही रहा है, तो आप जब तक एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जब आप उनके गुड बुक्स में नहीं रहेंगे, गुड बुक्स में रहना इसलिए वक्फा नहीं, अब देखें ना, हमें तो गुड बुक्स में रहना, हमारे साथ तो सिद्दीकी साहब भी मौजूद है, एक एग्जांपल मौजूद है। के साथ ज्यादती हो उसके लिए लेजिस्लेशन नहीं होती, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो उस पर लेजिस्लेशन नहीं होती, फिर आते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। ये लोग सीखेंगे नहीं, वैसे लेजिस्लेशन अपने लिए कभी नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने कितना सीखे हैं तारीख से, ये बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा नवाज खोकर साहब और हमारे साथ मौजूद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान का। और हमने पलवशा से बात की थी अब बिफोर द ब्रेक। सेनेटर पलवशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा मकबूल बाकर साहब का नाम उनके इल्म में नहीं है, इसलिए उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकती। अब ये ग्रे एरिया में मैटर रहेगा जब तक कि नाम का फैसला नहीं हो जाता कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। लेकिन इलेक्शन के ऊपर सवाल है सिद्दीकी साहब, मुस्तफा खोकर साहब, आर यू गेयरिंग अप फॉर इलेक्शन दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर पर टाल दिया आपने? अब तो जो गवर्नमेंट ने सेंसस को नोटिफाई किया है वो किया ही इस मकसद के तहत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो उसके मुताल्लिक किक इन कर जाएं और ECP डीलिमिटेशंस करने पे मजबूर हो जाए। और इलेक्शंस अब इस साल तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके अंदर जो मुझे जो बात पसंद नहीं आई और जो दुख की बात है वो ये है कि ये सारी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनकी एक तारीख़ है जमहूरियत की स्ट्रगल के हवाले से, और इनका इस लेवल पर आ जाना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके आप इलेक्शंस को डिले कर दें। एक दफ़ा डिले हो गए इलेक्शंस तो उसके बाद उनका इनेकाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
3 मराहल थे ना, कि एक इलेक्शंस होना था, फिर इलेक्शंस के बाद उस मरहले के बाद के इलेक्शंस को डिले करना है, और उसके बाद अब अगला मरहला जो होगा वो गैर मुइना मुद्दत तक इलेक्शंस को मुलतवी करने का होगा। और ये सारी जो सियासी जमातें हैं, इनको ये बात याद रखी जाएगी कि इनका जो अपना रोल है, ये मकरू रोल जो है इलेक्शंस को डिले करने का, इसका इन्हें नुकसान होगा। ये तारीख में बात याद रखी जाएगी, और अगली दफ़ा जब हमें ये भाषण देंगे जमहूरियत का, तो हम ये सवाल ज़रूर करने में हक बजानिब होंगे कि जनाब आप हमें ये जो भाषण दे रहे हैं, आपने तो अपना, जब आपको मौका मिला, आपने कौन से ऐसे कवानीन थे जो आपने पास नहीं किए, और पास करके आपने ताबेदारी की और कबूलियत की वो मुकाम हासिल करना चाहा कि जो शायद पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर ने इससे पहले हासिल करने की कोशिश तक भी नहीं की। तो ये सारी चीजें सबसे आगे कौन सिंध या पंजाब? खिदमत तो आपने फिर एक थोड़ा सा माइल्ड लफ्ज है। अच्छा। ये तो इस वक्त खिदमत से आगे अच्छा नहीं, आगे ना जाए, वापस आ जाए, हमने रहना है। गुजारिश ये कि हम देखें इस अलमिया क्या है। अलमिया ये कि इस मुल्क में सियासतदानों का जो काम है करने का, वो कर नहीं रहे। चीफ जस्टिस साहब इज्जत माब वो इस वक्त सेमिनार्स कर रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनका काम इंसाफ करना है। फिर हमारी ये जो अभी रिसेंटली एक 7 वजारतों पे मुश्तमिल एक वो बनी है, उसके अंदर जरी इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है। तो ये तो मादनियात, ये सारे देखे ना, 75 सालों से हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क के अंदर नहीं कर चुके। नहीं, पहले हमने अंडरग्राउंड नहीं की ना, अब ग्राउंड तो हमने नहीं, कर लिया, अब अंडरग्राउंड जा रहे हैं। डिक्टेटर्स आए, उन्होंने कहा कि हम चीजें ठीक करेंगे, नहीं कर सके। फिर हाइब्रिड का ये एक मॉडल सामने आ गया, इसमें चीजें ठीक नहीं हो सकी। और पिछले 3 सालों के अंदर सनाम मुझे आप बताएं कि कौन सी ऐसी जमात है इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत में नहीं रही हो? सब जमातें हुकूमत में रही ना, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, एएनपी हो, बीएनपी हो, पाकिस्तान एमक्यूएम हो, पाकिस्तान की सब जमातें इक़्तिदार में रही पिछले 3 सालों में। अवाम के मसाइल हल हुए, अपने मसाइल तो उनके हल हो गए कि जिनके ऊपर केसेस थे वो केसेस भी खत्म हो गए, लेकिन मसाइल बने, अकाउंट्स जो फ्रीज हुए थे वो भी डीफ्रीज हो गए। लेकिन अवाम का तो, अवाम में की हालत में तो ये बेहतरी नहीं लेकर, अवाम में मकबूलियत तो नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह लीड कर रही है बल्दियाती इंतखाबात में, दैट्स अ वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन कि अगर ये मुल्क की वाकई सूरत हाल है। आप इस तनाजुर में क्या सोचते हैं कि अगेन ये निगरान सेटअप अगर ये डिले होता है, तो जिस तरह मुस्तफा साहब कह रहे हैं इलेक्शंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी? देखिए, ये तो कोई जवाब नहीं हो सकता किसी भी तरीके बुनियाद। सॉरी, आज वकील बरादरी ने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसके खिलाफ, ये सेंसस के खिलाफ। चलें, वो तो एक उसका वो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी से खाइफ होकर इलेक्शन से ना करवाना, ये तो कोई भी ना जमहूरियत की रूह के मुताबिक है और ना ही हमारे आइन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक है। ज़ियाउल हक साहब के दौर में एक ये हुआ करता था जी कि जब उनसे पूछा करते थे जी कि इलेक्शन कब होना है, तो वो कहते जब इलेक्शन तब होंगे जब मुस्बत नताइज आएंगे। तो अब भी वही आलमोस्ट सोच वही कार फरमा है कि मुस्बत नताइज आपको कैसे मिलेंगे, इलेक्शन आप करवाएंगे। और मैं ये मेरी ज़ाती राय में, देखें आप टेक्निकली आपने कोशिश की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस फील्ड से आउस्ट करने की, वो आप नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब को आउस्ट करने की कोशिश की, वो आप नहीं कर सके। अब इमरान खान साहब को आप टेक्निकली या इस तरीके से आउस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकेगी। आउस्टर जो होता है वो वही पब्लिक की विल के साथ होता है, वोट के साथ होता है। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो जाहिर है अवाम उनको वोट नहीं देंगे, और अगर वो अवाम उनको वोट देते हैं तो फिर चाहे उनका जो भी लेवल है, ठीक है, चाहे जो भी लेवल है, मुझे पसंद हो ना पसंद हो, फिर उन्हीं का हक है कि उनको वो किया जाए। तो ये जो इलेक्शन को डिले करने वाला मामला वो है, ये मैं समझता हूँ कि सीधी कॉन्स्टिट्यूशन को की जो एक स्पिरिट है, मैंडेट है, उसको फ्रस्ट्रेट करने के मुतरादिफ है, जो बहरहाल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 6 तो नहीं लग जाएगा कोई ऐसा है? आर्टिकल 6 देखें, आर्टिकल 6 कौन लगाएगा? देखें आगे सॉरी मैं एक बात करूं। ये जब ये इन्होंने ये कानून बनाया ये वाला कि जी के हसास अदारों से रिटायर्ड अफसरान या मुलाजमीन जो है वो 5 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो मैंने उस वक्त ये बात की, मैंने कहा देखें जी, पाकिस्तान का जो आज तक का मसला है ना, वो रिटायर्ड सियासतदानों की का सियासत करना नहीं है, वो हाजिर सर्विस जर्नैलों का और हाजिर सर्विस हसास अदारों के लोगों का सियासत करना है।
पार्टियां बनाना, हुकूमतें बनाना, गिराना, पार्टियों में बंदे भेजना, निकालना, नई पार्टियां खड़ी करना, मैनूवरिंग करना, अपना नादरा के चेयरमैन के साथ मिलकर RTS बिठाना, ये है असल मसला। और 1947 से लेकर आज 2023 तक मुझे तो कोई एक बंदा, असल मसला तो सब जानते हैं, इसका हल कौन निकालेगा? देखे ना, 1947 से लेकर 2023 तक मुझे तो कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं मिला जो मेरी कौम का मुल्ज़म हो, जो इस पाकिस्तान का मुल्ज़म हो, जिसने अपने हल्फ को तोड़ा हो और उसको आपने ट्राई किया हो। आपने वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो किया भी आखिर में जाके, तो वो क्या हुआ उसका अंजाम? ये कानून साजी क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज के लिए तो नहीं है कि वो ना आ जाए सियासत में, क्योंकि बाकी तो जा चुके। देखिए, अब तो प्रैक्टिकली आइन की आप बात कर रही थी, हल की बात कर रही थी। हल तो आइन तो खैर इस वक्त उसकी बेचारे की कोई हालत ही नहीं रहेगी, सैंक्टिटी नहीं रहेगी, कहीं खाई में पड़ा हुआ है और बुरी तरह उसको वायलेट किया जा चुका है इन पिछले 1.5-2 सालों में। चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे ये PDM की हुकूमत हो, सब ने मिलकर अपना अपना उसके अंदर हिस्सा डाला है और बाकी इदारों ने भी डाला है। हल क्या है? अब आखिर हमने इस सारी सूरत हाल से भी तो निकलना है ना। आज अगर आप अपने इंडिकेटर्स उठाकर देख ले तो आप किसी अफ्रीकी ममालिक के साथ तो पाकिस्तान का कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने रीजन में ममालिक के साथ भी नहीं कर सकते। ना आपका इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन रह गया, ना आपका बांग्लादेश के साथ कोई रह गया। तो एक बिल्कुल तनज़ुली का एक सफर है जो जारी है और उससे हम हटने को तैयार नहीं। जमहूरियत और ताबेदारी में फर्क क्यों नहीं कर सके? तो हल इसका सना मेरे ख्याल में तो यही है कि एक तो सबसे पहली चीज, जो सियासी जमातें हैं, जो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं इस माशरे के अंदर, जिनके जरिए तब्दीली लाई जाती है, उन सियासी जमातों को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। उन्हें अपना किबला रावलपिंडी की बजाय उन्हें अवाम की जानिब देखना होगा। अब हमारे यहाँ ये एक रस्म पड़ गई है कि आप पावर पॉलिटिक्स करें, पावर पॉलिटिक्स करके आप इक़्तिदार हासिल करें, आप अवाम के इशूज़ के ऊपर आपकी सियासत रह नहीं गई। हमारे यहाँ कौन सी मंशूर के ऊपर बात होती है, कौन सी इशूज़ के ऊपर बात होती है? हुकूमतें मिल भी जाएं तो तब भी इशूज़ के ऊपर सियासी जमातें नहीं आती। तो अब इस चक्कर से तो हम तभी बाहर निकलेंगे ना कि जब पावर पॉलिटिक्स खत्म होगी। इस वक्त सियासी जमातों का हदफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना, उसके अलावा उनका कोई हदफ नहीं है। और अगर इक़्तिदार मिल जाए तो उसके बाद का क्या हदफ है? अवाम की जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लेकर आनी, उन्होंने अपने मुखालफिन को रगड़ा निकालना है। तो अब जब सियासत रही रिड्यूस ही आप इस लेवल तक कर देंगे तो उसमें से फिर आगे क्या निकलेगा? तो हमें इस सारी सूरत हाल में देखें, फ्रैंकली मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम रोज बरोज एक सिक्योरिटी स्टेट बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 24 बिलियन वापस भी करना है, उसके बारे में भी कोई सोच तो नहीं। ये सारी साल गुजर जाएगा तो आगे क्या करेंगे? अब तो मेरे ख्याल से अब वो एक है ना मर्फीज लॉ कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल इवेंचुअली गो रॉन्ग। सर, IMF के साथ जो मुआहदा है, सॉरी, उसमें तो हमारे इलेक्शंस क्या मस्ट हैं या उन्होंने सिर्फ कहा है कि बस सेटअप जो है वो मजबूत रहे और ऐसा कोई एडवेंचर ना हो? देखिए, उनको तो जाहिर है ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो फले फूले, लेकिन जाहिर है वो बनिया जो है, IMF भी एक जदीद बनिए का ही नाम है, तो उसको तो अपने अगराज व मकासद जो उसके होते हैं वो ये है कि वो इंश्योर करे कि मेरी जो पैसा है जो मैंने दिया है वो वापस कैसे होगा, सूद के साथ। और जाहिर है उनको यहाँ पे ऐसा ही सेटअप चाहिए जो एक मजबूत हो, जो एक सारे मामले को चला सके। मैं यहाँ एक ना ज़िमनन एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है परसों इमरान खान साहब ने जब ये एक वीलॉग किया या तकरीर की तो उसमें उन्होंने दावत दी PDM वालों को कि आए, बैठें, इकट्ठे बैठें, सारा सिलसिला। मैं यकीन करें, मैं कहता हूँ कि यही चीज़ अगर आज से उन्होंने 5 साल कबल की हुई होती ना और अपने सारे इन लोगों के साथ बैठने को, सिद्दीकी साहब स्टीफन सैकर को इंटरव्यू दिया 2 घंटे पहले, उसमें कहा इनके साथ नहीं बैठूंगा फाशिस्ट रजीम के साथ। अब 2 घंटे में कैसे तब्दील होता है कोई? सियासत में देखें, सियासत में तहम्मुल, बर्दारी, रवादारी, ये सारी चीजें इसेंशियल्स हैं सियासत के। आप और फिर आप ये क्रॉस नहीं लगाते कल के, हाँ, जिस सियासत में भी यही होता है कि कल के जो अपोनेंट हैं वो आज के आपके इत्तेहादी होते हैं। अभी हम अपने मुल्क में यही सियासत देख रहे हैं, तो ये सूरत हाल ही पैदा ना होती। मैं इनकी मुस्तफ़ा कोकर साहब की बात को मैं इस तरह सप्लीमेंट करता हूँ। देखें, इस सारी चीज़ को रोकने का और कोई जादू है, ना किसी के पास अलादीन का चिराग है और ना ही किसी के पास कोई छुप छाप है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि सियासतदान आपस में इकट्ठे हो जाएं, ये तय कर लें कि कम वक्त में हमने जो गैर सियासी कुव्वतें हैं या फोर्सेस हैं
उनको अपने मामलात में नहीं पढ़ने देना और नहीं आने। बिलावल और इसको मैं थोड़ा सा आगे और फर्दर सप्लीमेंट करूंगा कि जुडिशरी उसको भी थोड़ा सा अब इस असर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिद्दीकी साहब तो खैर खुद विक्टिम रहे, लेकिन हमारे यहाँ एक लंबी तारीख है कंट्रोवर्शियल फैसलों की। अगर जुडिशरी हमेशा उस ट्यून पर ना नाचती तो आज हमें शायद ये हालात भी ना देखने पड़ते। हमारे यहाँ चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला हो, उसके बाद शहीद बीबी के केसेस के अंदर फैसले हों, या जो आजकल जो पिछले 5-10 सालों के अंदर जो फैसले हुए, वो सारे इतने मुतनाज़ा फैसले थे कि जिन्होंने हमारी पोलराइजेशन को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। तो अगर हमारी इंसाफ करने वाला जो इदारा है उसको ऊपर भी ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अच्छा, बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी ये इल्तवा की वजह है, जो इलेक्शन में इल्तवा आएगा। आप क्या देख रहे हैं मुस्तफा साहब? पहले आप देखिए, मुझे तो फ्रैंकली अभी इलेक्शंस क्योंकि इन्होंने डिले कर दिए हैं, और हमेशा हमारे यहाँ हमारे एक पर्टिकुलर हिस्ट्री उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हम एक ऐसी अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाएंगे इन इलेक्शंस के। स्टेटमेंट दी है आर्मी चीफ ने, लेकिन उसमें गुजारिश ये कि अगर वो ये हमारे तालिबान की थ्रेट भी हम फेस कर रहे हैं, हमें और चैलेंजेस भी हैं, वी लिव इन अ रफ नेबरहुड, साथ आपके एक मुल्क ऐसा बैठा है इंडिया जहां पर इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखने वाली एक हुकूमत वहां पर मौजूद है। तो अगर वो हुकूमत चलाने का भी काम कर रहे होंगे तो अपने असल काम से तो गाफिल हो जाएंगे ना। तो और फिर फ्रैंकली जो हमारी ये सारी पॉलिसीज माजी में दहशतगर्दी और इसको डील करने की भी रही, वो भी कोई ठीक नहीं रही। और आज उनका ये आर्मी चीफ का ये बयान कम अज कम खुशाइंद है इस लिहाज से कि क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द है उनके साथ बात नहीं होगी, वरना तो हमने बड़ी कंफ्यूजन देखी। हमने तो पिछले 20 साल गुड एंड बैड की गुफ्तगू हम सुनते रहे, और फिर पिछले 20 सालों में जो पाकिस्तान ने अपना इमेज खराब किया पूरी दुनिया के सामने क्लोजनेस के हवाले से तालिबान के साथ, और फिर जब उनकी